Assalamualaikum dear students. Let's discuss about protein folding, how proteins fold. So protein folding starts when you get a primary structure. The primary structure is essentially amino acid sequence या polypeptide sequence है, N2C terminus पे ये मौजूद है. तो ये जो primary structure है amino acid का, यही ultimately इसके 3-dimensional structure को determine करेगा, and that will in turn determine the function of that protein. So function is derived from the structure and the structure is derived from the sequence. So they are interlinked. अगर हम कहेंगे कि फंक्शन सीक्वेंस पे डिपेंडेंट है तो ये रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है. फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर इज डिपेंडेंट ऑन सीक्वेंस. इसीलिए जब हम बात करते हैं प्रोटीन डिज़ाइनिंग की और प्रोटीन इंजीनियरिंग की, तो और इसके अलावा एनी न्यू प्रोटीन जो भी सिंथेसाइज हुई है, नेसेंट प्रोटीन बनी है, तो उसके बाद इट शुड फोल्ड इनटू करेक्ट शेप सो दैट इट कैन फंक्शन प्रॉपरली. अब वो प्रोटीन्स जो कि करेक्टिवली फोल्ड नहीं होती ER ल्यूमिन के अंदर, तो उन पे फिर टैग लगा के उनको डिग्रेड कर दिया जाता है, यूबिक्विटिनेशन उनकी हो जाती है. सो अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर डिटर्मिन्स इट्स टर्शियरी स्ट्रक्चर. और इसकी जो इम्पोर्टेंट प्रूफ्स हैं, दे केम फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स दैट शो that denaturation of some proteins is reversible. Keep in mind, not all protein denaturation is reversible. For example, अगर आपने egg को boil किया है, तो egg की proteins after boiling denature हो जाएंगी, and they are not it is not reversible कि वो वापस से अपनी prior position में जा सकें, क्योंकि जो egg proteins हैं वो एक mammalian proteins हैं, and they work only in a narrow range of temperature just like our proteins. So हमारी कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन्स ऐसी हैं, मेजॉरिटी ऑफ द ग्लोबल प्रोटीन्स दे गेट डिनेचर्ड बाय हीट, एक्सट्रीम्स ऑफ पीएच, इंक्रीज्ड पीएच या डिक्रीज्ड पीएच, दोनों केसेस में वो डिनेचर हो जाएंगी. और इसके अलावा अगर आप डिटर्जेंट्स या डिनेचरिंग एजेंट्स यूज़ करें, रिएजेंट्स यूज़ करें, तो वो भी इसको परमानेंट डिनेचर करा देंगी. बट देयर आर सम which can regain their native structure and biological activity. जैसे हम DNA की बात करते हैं ना, कि DNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है, डीनेचर हो जाता है. लेकिन जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो बेस्ड अपॉन कॉम्प्लीमेंटेरिटी वो दोबारा से अनील बैक कर जाता है, डीनेचर हो जाता है. तो इस तरह कुछ प्रोटीन्स में भी ऐसा ही फंक्शन होता है कि जिसमें दे कैन regain their native structure and also their biological activity if the conditions are returned back to normal. और इस प्रोसेस को हम denaturation कहते हैं. अब आप इस फिगर को देखें, इस प्रोटीन को देखें. दिस इज़ इन इट्स नेटिव स्टेट और यहाँ पे ये कैटालिटिकली एक्टिव है. आपको इधर डाइसल्फाइड ब्रिजेस नज़र आ रहे हैं बिटवीन पोजीशन 72 and 65 and also between position 26 and 84, between 58 and 110 and also between 40 and 95. तो इस जगह पे इसकी डाइसल्फाइड ब्रिजेस मौजूद हैं. When you will add urea or beta-mercaptoethanol to it, so that will cause the breakdown of those disulfide bridges. आप देखें क्या हो गया है, वो सारे के सारे ब्रेक डाउन हो गए हैं और हमारे पास एक लीनियर अनफोल्डेड स्टेट आ गई है इस प्रोटीन की, जो कि इसकी इनएक्टिव है. क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस थे दे वर रिड्यूस्ड और अब हमारे पास सिस्टीन रेजिड्यूज आ गए, अब सिस्टाइन नहीं कहलाएंगे. लेकिन जब आप इसमें से यूरिया और बीटा मार्केप्टोइथेनॉल को रिमूव करते हैं तो ये दोबारा से करेक्टली रीफॉर्म्ड डाइसल्फाइड ब्रिजेस बना देती है. एज अ रिजल्ट ये नेटिव स्ट्रक्चर अपना अचीव कर लेती है और कैटालिटिकली एक्टिव स्टेट में एंटर हो जाती है. ठीक हो गया. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इट क्लियरली स्टेट्स दैट denaturation could destroy both 3D structure and function of proteins. It demonstrates a relationship between structure and function. But some of the denatured proteins can renature spontaneously to form biologically active proteins, showing that tertiary structure is determined by amino acid sequence. और यही मैंने अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि कैसे जो यूरिया है और बीटा मार्केप्टोइथेनॉल है वो रिड्यूस कर देगा, डाइसल्फाइड ब्रिजेस को क्लीव कर देगा और रीनेचुरेशन में क्या होगा, दोबारा से डाइसल्फाइड ब्रिजेस फॉर्म हो जाएंगे. Now there is another situation known as proteostasis.
इसके लिए आपको एक सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना होगा दैट व्हेन इट कम्स टू प्रोटीन सिंथेसिस, फोल्डिंग, ट्रैफिकिंग एंड डिग्रेडेशन within and outside the cell, all of it is controlled by proteostasis, जिसे हम कहते हैं ना होम्योस्टेसिस है। होम्योस्टेसिस क्या होता है? एक सेलुलर मेटाबॉलिज्म को एक सिचुएशन में, एक कांस्टेंट सिचुएशन में रख रही होती है। इसी तरह प्रोटियोस्टेसिस में चाहे प्रोटीन बन रही है, फोल्ड हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही है, डिग्रेड हो रही है, चाहे सेल की विद इन ये सारा प्रोसेस हो रहा है या अक्रॉस द सेल ये प्रोसेस हो रहा है, ये सब का सब हम कलेक्टिवली प्रोटियोस्टेसिस कहेंगे। We all are very well aware of that ribosomes are the protein synthesizing factories, and then there are multiple pathways which contribute to the protein folding। और इसके अलावा जो partially unfolded proteins हैं वो quality control से अगर उससे पास होनी होती हैं और अगर वो स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करती तो देन दे आर एग्रीगेटेड, और इसके अलावा उनकी फिर ऑटोफेगी के ज़रिए डिग्रेडेशन करा दी जाती है। यहाँ पे अगर आप इस फिगर को गौर से देखें, सबसे पहले क्या हो रहा है? राइबोसोम पे प्रोटीन बन रही है, उसके बाद वो क्या हो जाएगा? ईआर ल्यूमिन में चली जाएगी, आपके पास फोल्डिंग इंटरमीडिएट में पहले वो कन्वर्ट होगी, देन देयर विल बी सर्टेन प्रोटीन्स जो कि हेल्पर प्रोटीन्स हैं, इनको आप शेपेरॉन्स कहते हैं, शेपेरॉन्स भी कह सकते हैं, शेपेरॉन्स भी कह सकते हैं। ये इसको प्रॉपरली फोल्ड कराते हैं। एक सिचुएशन तो ये है कि वो एक बिल्कुल करेक्ट नेटिव प्रोटीन में फोल्ड हो जाए। अगर वो प्रॉपरली फोल्ड नहीं होती है और हमारे पास मिस फोल्डेड प्रोटीन आती है तो इसके मल्टीपल पाथ्स हैं जिन पे वो एंटर कर सकती है। या तो वो एग्रीगेट कर जाएगी और एग्रीगेट करने के बाद हमारे पास एमोर्फस एग्रीगेट्स बना देगी या ओलिगोमर्स बना देगी या एमिलॉइड फिब्रिल्स बना देगी, और इन ये तीनों अल्टीमेटली ऑटोफेगी के ज़रिए डिग्रेड हो जाती है और पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स बना देते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि हमारे पास ये जो मिस फोल्डेड प्रोटीन है ये दोबारा से शेपरोनियन प्रोटीन्स के ज़रिए रीमॉडल हो और इंटरमीडिएट फोल्ड बनाए और उसके बाद करेक्ट नेटिव प्रोटीन बना दे। ठीक हो गया। और एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि इन सारे मेथडोलॉजी में एंटर होने से पहले ही जब फोल्डेड इंटरमीडिएट अगर रॉन्ग फोल्ड हुआ हुआ है विच कुड बी बिकॉज ऑफ इसके सीक्वेंस में कोई म्यूटेशन मौजूद है, तो वो फ़ौरन से ही भिजवा दी जाती है टूवर्ड्स ऑटोफेगी साइट। अच्छा जी, फिर हमारे पास जनाब आ गया कि ये एक हाईली कोऑपरेटिव प्रोसेस है, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है, कोऑपरेटिव प्रोसेस है। सो बिफोर गेटिंग द नेटिव कंफर्मेशन ईच अमाइनो एसिड रेजिड्यू could take 10 different conformations on average। ठीक है, हमने क्या कहा कि अगर हमारे पास लेट से 10 अमाइनो एसिड लॉन्ग प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड है, तो हम उसे कहेंगे 10⁻10 उसके पास पॉसिबल कन्फर्मेशंस हो सकती हैं। लेकिन अगर एक प्रोटीन 100 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज लॉन्ग है तो हम उसे कहेंगे 10⁻100 कन्फर्मेशंस आर पॉसिबल। और इनमें से हर कन्फर्मेशन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम जो वो ले सकती है उस पे कॉन्स्टिट्यूट होती है। लाइक अगर हम कहते हैं कि एक सिंगल मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन 1 × 10⁻13 सेकेंड लेती है, इतना टाइम वो लेती है, तो हम कहेंगे कि ये सारी की सारी पॉसिबल कन्फर्मेशंस चेक करने के लिए 10⁻77 ईयर्स का अरसा दरकार है। ठीक है, विच इज़ टू मच ऑफ अ टाइम एंड दिस इज़ नॉट व्हाट हैपेंस विद इन द सेल। सेल में तो मिली सेकेंड्स में ये सारे काम हो रहे होते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रोटीन फोल्डिंग इज़ नॉट रैंडम trial and error process, but it has shortcuts। In the living cell, in the living world, protein folds at very high rates। अगर आप E. coli को ही देख लें तो उसके अंदर complete biologically active protein of 100 amino acid residue long, it forms within 5 seconds at 37 degrees centigrade। However, ये जो प्रोसेस है जो इसको फोल्ड कराता है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंड इंट्रिकेट प्रोसेस है जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने डिज़ाइन किया है। सो विद इन अ सेल प्रोटीन फोल्डिंग टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली, probably involving multiple pathways। Initially क्या होता है, small regions of secondary structures they form
फर्स्ट ग्रेजुअली लीडिंग टू लार्जर फुल लेंथ, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स उसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स पहले बनते हैं, लाइक अल्फा हेलिसेस जहाँ बननी है वहाँ अल्फा हेलिसेस बन जाएंगी, बीटा शीट्स बन जाएंगी, then they are folded into super secondary structures, and then the large ensembles, they are rapidly brought into a single native conformation. और हमारे पास there are certain proteins which need assistance in folding, and that assistance is provided by the chaperonian proteins, chaperons or chaperonian proteins. और इनका एक जो बहुत फेमस प्रोटीन है दैट इज HSP70, जिसको आप हीट शॉक प्रोटीन भी कहते हैं. HSP स्टैंड फॉर हीट शॉक प्रोटीन्स. So specific enzymes which catalyze disulfide bond formation and cis trans isomerization of peptide bonds इसमें ये facilitate करें. यहाँ पे ज़रा देखें how it actually occurs. आपको टॉप पर एक अमाइनो एसिड सीक्वेंस दिखाया जा रहा है 56 अमाइनो एसिड रेजिड्यू लॉन्ग, और इसमें आपको जो रेड पोर्शंस नज़र आ रहे हैं दे आर द फर्स्ट वन टू फोल्ड. ठीक है, 8 to 15 amino acid residues, 30 to 37 amino acid residues, and 45 to 52 amino acid residues. They are the first one to fold. अब जब ये फोल्ड हो जाएंगे तो फिर ये अपने आसपास के अमाइनो एसिड को बीच में इन्वॉल्व करेंगे. लाइक 8 to 15 जब फोल्ड हो गया तो ये अपने साइड पर 8 वाली साइड पे 2 और करेगा, तो 6 अमाइनो एसिड तक हम चले गए, नंबरिंग तक अब मैं बात कर रही हूँ. और इसी तरह 15 से ऊपर 2 अमाइनो एसिड इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, और ये फिर सेकेंड फोल्डिंग स्टेप पे चला गया. उसके बाद क्या होगा कि ये अगले स्टेप में 1 से लेके 20 सबको इन्वॉल्व करेगा और बीटा शीट्स बना देगा. आपको ये 2 बीटा शीट्स नज़र आ रही हैं. ऑन द अदर हैंड जो आपको 30 to 37 वाला पहला फोल्ड मिला था, जो एक अल्फा हेलिक्स बनाने जा रहा है, वो अपने आसपास 20 और 39 तक के मज़ीद एंटर करेगा. फिर उसके बाद जब ये इसने एक अल्फा हेलिक्स बना लिया रीजनल, तो वो बीटा शीट के साथ इंटरेक्ट करेगा जो कि उसके साइड पे बन रही है. सो इस तरह स्मॉल रीजन्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर दे विल फर्स्ट असेंबल एंड देन दे विल ग्रेजुअली इनकॉर्पोरेट इनटू लार्जर स्ट्रक्चर्स. फिर दिस इज थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल, और आप इस सारे प्रोसेस को एक फ्री एनर्जी फनल के तौर पे स्टडी कर सकते हैं. ठीक हो गया. यहाँ पर आपको जो सिचुएशन दिखाई जा रही है इसको के लिए आप जहन में लाएं कि हाउ अनफोल्डेड स्टेट्स आर कैरेक्टराइज्ड, कि इनकी जो कन्फर्मेशनल एंट्रोपी होती है ये हाई होती है, इनकी फ्री एनर्जी भी हाई होती है. आपने ये एंजाइमोलॉजी में पढ़ा हुआ है. सो द अनफोल्डेड स्टेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई डिग्री ऑफ कन्फर्मेशनल एंट्रोपी and the high free energy. And as the folding proceeds, the funnel starts narrowing, and that narrowing of the funnel will in turn reflect decrease in the conformational space or protein, और it indicates कि अब आहिस्ता आहिस्ता प्रोटीन अपने नेटिव स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रही है. ठीक हो गया. अच्छा, अब जब इसके आप देखो जो स्मॉल इसमें डिप्रेशंस बन जाते हैं साइड पर अलोंग द फनल, जो फ्री एनर्जी आपकी फनल है उसके साइड पे बन रहे हैं, दे एक्चुअली रिप्रेजेंट द सेमी स्टेबल इंटरमीडिएट्स जो कि बीच में थोड़ी देर के लिए बनते हैं और इस थोड़ा सा फोल्डिंग प्रोसेस को स्लो करते हैं, बट अल्टीमेटली दे रिजॉल्व वेरी क्विकली, और हमारे पास ये जो सारी फनल है फ्री एनर्जी फनल वो प्रोसीड करते हुए नेटिव प्रोटीन स्ट्रक्चर की तरफ मूव करती है. सो बॉटम ऑफ द फनल शोज फोल्डिंग इंटरमीडिएट्स रिड्यूस टू अ सिंगल नेटिव कन्फर्मेशन और वन ऑफ द स्मॉल सेट ऑफ द नेटिव कन्फर्मेशंस. तो अल्टीमेटली ये फनल जैसे जैसे नीचे की तरफ मूव करती चली जा रही है वो इंडिकेट कर रहा है कि हमारा नेटिव स्ट्रक्चर अचीव हो रहा है. शेपेरॉन्स की बात अगर हम कर लें तो इन वीवो like within the cell, chaperones are the ones which assist in the protein folding, and they do this by influencing the protein in several ways. First, by preventing misfolding and aggregation. Second, they facilitate proper folding. Third, they maintain an appropriate stable structure which is required for the subsequent protein activity. सिर्फ fold नहीं करना, ensure भी करना है कि ये protein ultimately fully functional होगी. So इसकी 2 broader classes हैं, molecular chaperones and chaperonians. Molecular chaperones, they bind to the short segment of a protein substrate. ठीक है, पूरी प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं करते बल्कि उसके शॉर्टेस्ट सबस्ट्रेट
छोटे से एक पोर्शन के साथ बाइंड करते हैं। शेपेरोनियन क्या करते हैं, ये एक चेम्बर बना लेते हैं और इस चेम्बर के अंदर ये जो अनफोल्डेड प्रोटीन्स है इसको बंद कर लेते हैं और वहाँ पे इसको प्रॉपर फोल्डिंग के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए, रिड्यूसिंग चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग चाहिए, जो भी चाहिए उसको वो वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं ताकि वो प्रॉपरली फोल्ड करे। इसके लिए फिगर देखें आप लोग। फर्स्ट आपको प्रोटीन नज़र आ रहा है, सेकंड में देखें इसकी फोल्डिंग इंटरमीडिएट बन गई। इफ़ एनीथिंग गोज रॉन्ग तो वो एग्रीगेट बना देगा, वो एग्रीगेट अल्टीमेटली ऑटोफेगी के ज़रिए डिग्रेड हो जाएगा। लेकिन अगर ये प्रॉपर फोल्ड हुआ है, इंटरमीडिएट इज़ इन द राइट डायरेक्शन, ये इस तरह लेस एनर्जी स्पेंड करने पे राइट प्रोटीन बनाने की तरफ बढ़ रही है, तो ये अल्टीमेटली एक फुली फंक्शनल नेटिव प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये भी हो सकता है कि ये एक ओपन HSP70 प्रोटीन के साथ, जो कि ATP के साथ ऑलरेडी बाउंड फॉर्म में मौजूद है ताकि वो एक्टिव प्रोटीन हो, तो उसके साथ वो पहले बाइंड करेगी और फिर उसके बाद ATP की डिफॉस्फोराइलेशन होगी और अब ये हमारे पास एक और प्रोटीन HSP40 भी इसमें रोल प्ले करेगी इसकी प्रॉपर फोल्डिंग में। और अल्टीमेटली हमारे पास एक क्लोज्ड HSP70 ADP कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जो कि हमारी प्रोटीन की फोल्डिंग के लिए हायर एफिनिटी रखता होगा और इसको प्रॉपरली फोल्ड कराएगा। ठीक हो गया। जो शेपेरोनियंस हैं ये हमारे पास प्रोकैरियोट्स में they are based on GRO-L and GRO-ES complexes। ठीक है, शेपेरोनियंस प्रोकैरियोट्स के अंदर GRO-EL और GRO-ES के ऊपर बेस करते हैं। ये कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं? लेट्स डिस्कस देम। GRO-EL complex is actually made up of two large चेम्बर्स मौजूद हैं हमारे पास। कैसी चेम्बर्स हैं? जिनमें हेप्टामेरिक हिंजेस हैं। 2 हेप्टामेरिक हिंजेस हर चेम्बर में मौजूद हैं और इस तरह हमारे पास 4 हो जाएंगी। इनका हर सब यूनिट का मॉलिक्यूलर वेट 57,000 डाल्टन है। अच्छा, GRO-ES क्या है? ये भी एक हेप्टामर है हमारे पास and it blocks one of the GRO-L chambers after an unfolded protein is bound inside। ठीक है, जब अनफोल्डेड प्रोटीन GRO-EL के साथ जाकर उसके अंदर बाइंड कर जाएगी तो फिर GRO-ES आकर उसको बंद करेगा, लिड लगाएगा, ब्लॉक करेगा। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे GRO-EL के 2 चेम्बर्स हैं ना, ये बाइंडिंग और फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन, जो इसकी प्रोटीन है इसको हम क्लाइंट प्रोटीन कहेंगे। लाइक एक प्रोटीन आई है जो उसे कह रही है कि मुझे प्रॉपरली फोल्डिंग में असिस्ट करो, तो इसके जो दोनों चेम्बर्स हैं उनमें से एक बाइंडिंग में रोल प्ले कर रहा होगा, दूसरा उसकी प्रॉपर फोल्डिंग में असिस्ट कर रहा होगा। सही है। तो हमारे पास द चेम्बर्स विद द अनफोल्डेड प्रोटीन सिस कन्फर्मेशन में होंगे, सेम साइड पर होंगे, और जो है ना जो ऑपोजिट होंगे वो ट्रांस कन्फर्मेशन में होंगे। जिन चेम्बर्स में अल्लाह जी